हेलो एंड वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट और जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सब के बारे में, क्योंकि आप भी ये चाहते हो कि एग्जाम के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करके आए और अच्छे नंबर बनाएं। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 10 के अंदर सभी न्यूमेरिकल्स के एक वीडियो। जल्दी से अपनी नोटबुक और जो बुक है उनको आप पास में रख लीजिए। क्वेश्चन को हम साथ साथ में देखते चलेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। तो आप सबको पता है कि कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूले होने चाहिए, और इस चैप्टर में कुछ ज्यादा फॉर्मूले तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उन सब के बारे में आपको कम से कम पता तो होना ही चाहिए। तो अगर आपने इस वीडियो को पढ़ा है क्लास के अंदर तो आप सबको पता होगा कि सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला देखते हैं, R इज इक्वल टू 2F, जहां पर R कोई भी आपके पास में दर्पण है उस दर्पण के लिए रेडियस होती है, और रेडियस का आधा ही फोकस दूरी ये होती है। तो इसी का हम थोड़ा सा दूसरा वर्जन देखें इसी फॉर्मूले के लिए, तो आप बोल सकते हो कि F की वैल्यू निकालनी हो तो R/2 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला आता है। इसके बाद में आपके पास में आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के लिए हम बोलते हैं कि 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये फॉर्मूला आता है। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। 1/V को इधर ला करके F को उधर ले जा सकते हो, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। इसके बाद में आपके जो फॉर्मूला आता है वो आता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन का, जिसको आप लिखते हो H'/H। ये दर्पण के लिए लिख रहे हैं, हम सब आगे लिख दूंगा मैं। और दर्पण के लिए दूसरे इसी को इसी तरीके से लिखा जा सकता है -V/U। ये हो गया अपना दर्पण सूत्र, सॉरी दर्पण के लिए आवर्धन। ठीक है, अब इसके बाद में आवर्धन दर्पण की बात हो चुकी है, दर्पण सूत्र हमने देख लिया है। इसके बाद में हम थोड़ा लेंस की बातें कर ले। जब हम लेंस की बातें करते हैं या फिर हम अपवर्तन की बात करते हैं, तो अपवर्तन के अंदर भी हमारे पास में कुछ फॉर्मूला आता है, जिसमें सबसे पहले स्नेल का नियम आता है, जिसमें हम N12 या फिर N21 निकालते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक, इसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम बोलते हैं माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। और इसको लिखते ऐसे हैं कि माध्यम 2 में प्रकाश का वेग अपोन में हम लिखते हैं माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, ऐसे लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, और अगर इसमें से आएगा क्वेश्चन तो आप में से कई लोग गलत भी करके आएंगे, तो ये कंफ्यूजन अभी दूर कर लो। माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष, ठीक है, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष या फिर बोलो 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो माध्यम 2 में प्रकाश का वेग हम ले लेते हैं V2 और माध्यम 1 में V1। और अगर अपना माध्यम जो 2 है वो अगर वायु है, तो वायु के सापेक्ष निकालना पड़े तो हम सीधा सीधा हम बोल देंगे अपवर्तनांक होगा। वायु के सापेक्ष निकालना तो वायु में प्रकाश का वेग अपोन में उस माध्यम में प्रकाश का वेग अगर हम लिख देंगे तो वो अपने पास में अपवर्तनांक जो आएगा उसको हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछे तो हमें किसके सापेक्ष निकालना पड़ेगा? वायु के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। इसके अलावा आगे जो अपना फॉर्मूला आता है वो लेंस सूत्र आता है। लेंस सूत्र होता है, सीधी सीधी बात है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U कर देते हैं हम। आसान सी भाषा में हमने देख लिया। अगर लेंस के लिए ही अपने को आवर्धन देखना पड़े, आवर्धन, तो वो क्या हो जाएगा? आवर्धन मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू वही होगा H'/H और V/U। यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। आवर्धन की बात हमने कर ली। इसी के लिए लेंस के अलावा लेंस के अंदर हमारे पास में एक सूत्र और आता है जिसको हम कहते हैं लेंस की क्षमता, जिसको हम पावर P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लिखते हैं 1/F, जहाँ पर F क्या होता है? F आप सबको पता है फोकस दूरी होती है उस लेंस की। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में कई सारे सूत्र हो चुके हैं। आवर्धन का हो चुका है, लेंस सूत्र हो चुका है। तो 1 2 3 ये आप नोट कर लो जल्दी से। इन 7 फॉर्मूलों की हेल्प से हम सभी के सभी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ में। इनको नोट कीजिए फटाफट।
तो आपके पेज नंबर 187 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, जिसमें एक बोला गया है कि एक ऑटोमोबाइल का जो दर्पण है, उस दर्पण के अंदर ध्यान से देखना, ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण का उपयोग हो रहा है। ध्यान देना, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ठीक है। इसके पीछे की तरफ पॉलिश होता है, इस तरीके से होता है उत्तल दर्पण। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं। चित्र बना लिया करो जल्दी से, डायग्राम छोटा सा बना लिया करो साइड में पीछे की तरफ, आसान हो जाएगा। और इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा समय साइज ज्ञात कीजिए। जो भी डाटा दिया हुआ है वो आपको एक बार बहुत ध्यान से लिख लेना होता है। आप इसी तरीके से करोगे। आपको दिया हुआ है गिवन, क्या क्या गिवन है? सबसे पहले उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के अंदर जो आपके वक्रता त्रिज्या आर दे रखी है वो दे रखी है 3 मीटर। अब वक्रता त्रिज्या बताओ इसकी किधर होगी? इधर होगी ना, यहाँ पे फोकस होगा या यहाँ पे वक्रता त्रिज्या होगी। दोनों ही पॉजिटिव होंगे। आपको काटते निर्देश तंत्र याद होगा, उसके अंदर इसके जो दाईं तरफ हम जो भी दूरी नापते हैं वो प्लस में नापते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 मीटर। अब मेरे को ये बताओ, आर का मान 3 दे रखा है, तो आपको ये तो पता होगा कि एफ क्या होता है? आर का आधा। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है, आर का आधा। तो 3 का आधा हो गया 1.5, यानी कि 3/2। वो हम बाद में बताएंगे। एक चीज और अपने को गिवन है, यू का मान दिया है। अगर हम बोले कि इस बिंदु से दाईं तरफ प्लस लेते हैं तो बाईं तरफ क्या लेंगे? माइनस लेंगे, यानी कि ये माइनस का 5 मीटर हो जाएगा। यू का मान दे रखा है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है वो लिख लो यहाँ पे आराम से, जल्दी से ज्ञात करना है। हर क्वेश्चन में आपको यही लिखना है, ये तो सेम रहेगा। ज्ञात करना है स्थिति, यानी कि v का मान ज्ञात करना है। प्रकृति के लिए आप m का मान ज्ञात करते हो, और साइज के लिए आप h', ये मान आपको तीनों के तीनों ज्ञात करने हैं। अब मेरे को एक चीज यहाँ से ये पता चली थी कि r का मान ये है, तो आप बोल सकते हो कि f इज इक्वल टू, चूंकि f इज इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है कि नहीं होता? मेरे को ये बता दो, थोड़ी देर पहले तो सूत्र समझाया है। तो r का मान तो 3 है अपॉन में 2, यानी कि f इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 3/2। इसका यूज आप करेंगे। अब मेरे को बताओ, f का मान पता है, u का मान पता है, और v का ज्ञात करना है। तो ये तीनों कौन से सूत्र में होते हैं? आप बोलोगे दर्पण सूत्र से। आप यहाँ पे लिख दोगे दर्पण सूत्र। अब इनके अंदर मान रख दो। मान रखने पर 1/f, f का मान अभी भी आपने निकाला 3/2, तो 3/2 है वो ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 इक्वल टू 1/v का मान आपको पता नहीं है, प्लस u का मान आपके पास में माइनस का 5 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में सीधी सी बात है, v को यहाँ रख लो और इसको इधर ले आओ। यहाँ पे तो हो गया 2/3, ये माइनस का 1/5 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1/5, ठीक है, बराबर में 1/v, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के लिए अपने को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, वो होगा 15। 3 5 जा 15, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 3 जा 15, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 1/v। तो 2 5 जा 10 और प्लस 3 13/15, यानी कि 1/v। सॉरी, ये पे 3 तो है, ये भी 3 है, तो 13/15 है 1/v का मान। तो ओनली v का मान हो जाएगा 15/13। तो v को ऊपर ले जाऊंगा तो 15 ऊपर चले गए। समझ गए होंगे बात। अब इसका मान आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 1.15 मीटर, ठीक है। आप इसको सोल्व करके देखोगे तो आराम से हो जाएगा। 13 एकम 13 बच गए 2, 0 उतारा, पॉइंट उतारा, 20, 13 एकम 13 बच गए 7, 70 और 13 पंजे 65, ठीक है। ये आपको v का मान आ चुका है। v का मान ज्ञात कर लिया हमने। अब और दो चीजें और ज्ञात करनी है अभी तो m का मान, मैग्निफिकेशन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन जो होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, h'/h और माइनस का v/u। दर्पण के लिए माइनस का v/u। अब मैं यही क्यों लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला ही क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ना तो मेरे पास h' है ना ही मेरे पास h है, इसलिए मुझे यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। m का मान ज्ञात करते हैं जल्दी से। माइनस v का मान कितना आया भाई? v का मान आया 1.15, या फिर मैं सीधा सीधा ये मान लिखूंगा 15/13। माइनस का लिख दिया मैंने, 15/13 मैंने लिख दिया। अपोन में u का मान और बताओ। u का मान है -5, तो -5 यहाँ पे लिख दूंगा।
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल होगा 3 बार, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा आपके पास में 3/13। आप बोलोगे सर ये क्या 3/13 कर दिया, अब है जैसा है भाई, मैं क्या करूँ। इसका मान जब आप निकालोगे तो ये होगा 13 दूनी 26, 0 पॉइंट, इसका मान आ जाएगा 13 दूनी 26, 4 2 3, ये आ जाएगा 0.23। ठीक है, तो ये आपका आ गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकलने के बाद में आपको एच डैश के बारे में कुछ बताना है कि साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा। अब आप मेरे को ये बता सकते हो कि मैग्निफिकेशन 0.25 आया, अगर एक से छोटा आता ना, एक से छोटा मतलब 0.1, 0.25, 0.3, 0. तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा है, और 1 से बड़ा आ जाए तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो हम बोल देंगे अतः प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, कितना छोटा है 0.23 गुना, ठीक है, टाइम छोटा है। ये बात आप लिख दोगे। जो बातें पूछी थी वो हमने सारी बातें बता दी हैं, एक बार फिर से देख लो। दिया गया था आर और यू का मान दिया गया था, हमने डायग्राम बना करके हमने ये पता कर लिया कि आर प्लस का होगा, यू माइनस का होगा। ये 3 चीजें अपने को पता करनी थी। एफ का मान अपने को ज्ञात करना है, तो एफ का मान R/2 होता है, तो 3/2 होगा। दर्पण सूत्र से हमें यू का मान वी का मान निकल के आएगा, और वी का मान हमारे पास में निकल के आया 15/13, यानी कि 1.15 मीटर। वी होता क्या है, वी होता है प्रतिबिंब दूरी, मतलब ये अगर अपने पास में 5 मीटर है तो v प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, 1 मीटर की दूरी पर यहाँ बन जाएगा, छोटा बनेगा। ये सीधी सी बात है, आगे अपने को पता चल गया। मैग्निफिकेशन जब निकाला तो ये आ गया। मैग्निफिकेशन का कोई मात्रक नहीं होता है, अतः प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, और ये 0.23 गुना बनने वाला है। समझ गए बात को, आगे होगी बात समझ में। चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पेज नंबर 187 पे ही एक और क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, वस्तु है 4 सेंटीमीटर साइज का, और किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अब की बार अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज भी बताना है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो एक अवतल दर्पण बना के देखते हैं कैसा होता है। अवतल दर्पण ऐसा होता है, इस साइड में पोलिस होती है, ये उसकी मुख्य फोकस पोल, और इसके बाद में ये बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर का कोई वस्तु है और उसकी फोकस दूरी दे रखी है अपने पास में 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ये वाली 15 सेंटीमीटर दे रखी है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा 15, 30, और यहाँ पर लगभग यहाँ पर रखी हुई है 4 सेंटीमीटर की हाइट की। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार के लिए ध्यान से सुन लो आप। अब यहाँ पर 3 चीजें दे रखी है अपने को, कौन कौन सी दे रखी है ध्यान से देखना। 4 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु की ऊंचाई h दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। अब फोकस दूरी जो है ना वो पोल से बाईं तरफ है, और बाईं तरफ की दूरियों को हम हमेशा माइनस में लेते हैं। और इसी तरीके से आपके जो वस्तु की दूरी दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर, वस्तु को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि u का मान भी माइनस में आएगा, कितने 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ओके, ये चीजें अपने को दे रखी है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है, वो देखो कि जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब v का मान, प्रकृति और साइज भी ज्ञात करना है। v का मान आपको ज्ञात करना है, और इसके साथ में साइज मैग्निफिकेशन ज्ञात कर लेंगे, और h डैश भी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये चीजें अपने को ज्ञात करनी है, सीधी सी बात है। अब पहले क्वेश्चन में आपको ज्यादा थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, अब आगे जो क्वेश्चन होंगे वो आप खुद से दिमाग में आने लग जाएंगे। ध्यान से देखना अभी फिलहाल के लिए। आपको पता है कि दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगेगा 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, f का मान आपको पता है कितना है साहब, -15 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1/v का मान नहीं पता तो नहीं रखेंगे, u का मान 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। ठीक है, अब v को यहीं रख लेंगे, उसको इधर ले आएंगे, ये तो माइनस का 1/15 है। ठीक है, और ये इधर आकर के हो जाएगा प्लस का 1/v। इन दोनों को
ऐड करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 75 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 15 5 से 75, 15 5 जा 75 और 5 को ऊपर लिख देंगे माइनस साइन के साथ में, प्लस 25 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इक्वल टू 1/v। अब ये 5 और ये 3, लेकिन ये माइनस का है इसलिए माइनस का 2 बचेगा और ये हो गया 75, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v। यानी कि अगर मैं बोलूँ v का मान पता करना हो तो वो आ जाएगा माइनस का 75/2, माइनस का 75/2। 75 का आधा होता है 70 का 35, 36 37 और 37.5, वो भी माइनस की, ठीक है। ये लो, तो इस तरीके से आपने इसका मान भी ज्ञात कर लिया v का। अब आपको मैग्निफिकेशन ज्ञात करना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, माइनस का v/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन माइनस लगाएंगे, v का मान बताओ कितना आया अपने पास में, माइनस का 75। मैं ना हमेशा ये फ्रैक्शन वाली मतलब भिन्न वाली ही संख्या लेता हूँ। तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे, v का मान है -75/2 और u का मान है -25, ठीक है, ये है। अब ये माइनस और ये माइनस तो वैसे ही पहले प्लस हो चुके हैं और ये आ जाएगा देखो 75/2, माइनस को हम यहाँ पर बाहर लिख सकते हैं और इनटू में 25। अब 25 से कितने टाइम कटेगा, 3 टाइम, बिल्कुल सही जवाब 3/2। मैग्निफिकेशन जो आया अपना वो माइनस में 3/2 आया और -3/2 को -1.5 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन का कोई वो तो होता ही नहीं है, यूनिट तो होती नहीं, मात्रक तो 1.5 का मतलब क्या है, 1 से ज़्यादा आ गया, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 1 से बड़ा बनेगा, उस बिंब से वस्तु से बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। तो दोस्तों अब जब मैग्निफिकेशन अपने पास में आ चुका है तो हमको बस एक ही चीज ज्ञात करनी है। अब एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन के लिए, वो होता है h'/h इक्वल टू -v/u, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम काम में लेंगे और यहां से हम h' की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो निकालेंगे, ध्यान से देखो, हमने -v/u की वैल्यू प्राप्त करी, जो कि अपने पास में माइनस का 3/2 निकल के आया। इसकी वैल्यू निकल के आई माइनस का 3/2। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो हम क्या बोलेंगे, बराबर लगाएंगे। h' की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन h की वैल्यू पता है 4 है, ठीक है। नॉर्मल सी गणित है, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ तो नहीं है। अब यहाँ से आराम से मैं h' की वैल्यू प्राप्त कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, h' इक्वल टू 4 को उधर भेजूंगा तो -3/2 और 4 उधर जाएगा तो गुणा में 4, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, 2 से ये कट हो जाएगा 2 बार, तो h' की वैल्यू आ जाएगी -3 दूनी 6, ठीक है। h' की वैल्यू आ गई अपने पास में माइनस का 6। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इस साइड में यहाँ पर बनेगी, और ये तो 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है लेकिन ये 6 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है, इसलिए इसको माइनस लगाना पड़ेगा। अब जल्दी से बता दो कि प्रतिबिंब कैसा बना है। प्रतिबिंब पहली बात तो वास्तविक है, तो हम लिख देंगे अतः प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, साथ ही उल्टा बनेगा तथा आवर्धित बनेगा। आवर्धित कितना बड़ा, आवर्धित यानी कि बड़ा, आवर्धित वह बड़ा बनेगा। बड़ा भी कितना बनेगा, बड़ा अपने को पता है, मैग्निफिकेशन निकल गया अपने पास में 1.5, तो 1.5 गुना बड़ा होगा, 1.5 गुना बनेगा। ये लो, ये आपको आंसर में बता देना है। कितने आसान है, लोग वैसे ही इसको बदनाम कर रखे हैं कि न्यूमेरिकल बहुत हार्ड होते हैं। कोई हार्ड नहीं है, वैल्यू रखो मान पाओ, लेकिन बहुत केयरफुली वैल्यू रखो, बस ये प्रॉब्लम है सबके साथ में। तो इस तरीके से हमने उदाहरण 2 कर लिए हैं। ये पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, लाइक वगैरह और कमेंट में आप लिखते हो कि नेक्स्ट पार्ट बनाओ, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपके लिए अपलोड कर देता हूं। तो इसको आप एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा अगर मेरे को रिस्पॉन्स आएगा तो मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। रात के 1 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेहनत जो लगी है इसके लिए आप बदले में मेरे को एक छोटा सा लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। और पार्ट 2 की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पर आई बटन में भी मैं आपके लिए दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।